हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज आपको कुछ बदलाव दिख रहे होंगे। पहला बदलाव तो ये है कि बोर्ड आपको एकदम क्लीन दिख रहा होगा। नंबर एक बदलाव तो यही हो रहा होगा। फिर इसके बाद में सेकंड बदलाव वो मैं भी आपके जब सामने आऊँगा तब आपको पता चलेगा कि क्या बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव हुआ है, देखो दोस्तों, मैंने आज नया कोट पहन लिया। बहुत दिनों बाद, है ना, वरना तो मैं एक ही उसमें वीडियो बना रहा था, ब्लेज़र पहन के बस आता था। और फिर आज मैंने सोचा कि आज दूसरा कोट भी पहना जाए। ठीक है, तो आज मैंने पहन ही लिया। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? व्हाट इज द टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। जो गति हो रही है वो कैसे हो रही है, इसके कुछ नियम है। तो 3 लॉज अपने को पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ इज दैट व्हेन देयर इज नेट फोर्स इज जीरो ऑन एनी बॉडी, देन acceleration of that body will also be zero. Then we can conclude that body will either be at rest or it in uniform motion, or we can say motion with constant velocity. तो कुल मिला के बात ये है। अब शुद्ध हिंदी में आ जाओ। आपको ये बात तो समझ आई नहीं होगी जो मैंने अभी बोली थी। क्यों आएगी आपको? अब बोलूँगा वो समझ आएगी पूरी पूरी। तो बात कुछ इस तरह से है। बात उस ज़माने की है जब न्यूटन जी हुआ करते थे, 1627 के लगभग के ज़माने की जब की बात हो रही है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला, फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसका अपन कंक्लूजन ये निकालते हैं कि या तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी, या तो बिल्कुल चल ही नहीं होगी, या चल रही होगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, मोशन जब भी हो रहा होगा तब। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब फिर क्या निकाला अपन ने? नेट फोर्स जीरो यदि है भाई, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम को बोलते हैं समावस्था हिंदी में। मैं इस शब्द को बोलूँगा बार बार, मज़ा आता है मुझे समावस्था बोले। तो समावस्था में, समावस्था मतलब सम अवस्था, सम अवस्था, उसकी अवस्था एक जैसी है। और एक जैसी अवस्था होने का मतलब समझ रहे हो आप? नेट फोर्स जीरो, जैसी है वैसी की वैसी है, चेंज नहीं हो रही, जैसी मुझे दिख रही थी वैसी ही दिखती जा रही, उसको बोलते हैं सम अवस्था। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, यदि नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये होगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो भी जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल ऑल्सो भी जीरो, एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन विल ऑल्सो भी जीरो। तभी उसको बोलेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम। यहाँ तक की बात अपन कर चुके हैं, लेकिन ये था रिकैप, ये आपको मैंने रिकैप दे दिया। अभी बात करते हैं सेकंड लॉ की। देखो सेकंड लॉ वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से फर्स्ट लॉ खत्म हुआ था। फर्स्ट लॉ ने बोल दिया कि भाई फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, लेकिन सेकंड लॉ बोलता है कि भाई फोर्स है, यदि फोर्स है तो उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा तुम्हें, यदि फोर्स है तो उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो सेकंड लॉ फोर्स को डिफाइन ही करता है। तो फोर्स की डेफिनेशन जो सेकंड लॉ देता है वो बोलता है फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज होने की रेट को या चेंज होने की दर को, हिंदी में बोले तो चेंज होने की रेट को या चेंज होने की दर को ही फोर्स कहते हैं। जो फोर्स डिफाइन होता है जनरली, यदि आपने डीपली नहीं पढ़ी चाहिए तो एफ इक्वस टू एम ए, मतलब फादर इक्वस टू माँ, फादर इक्वस टू माँ, ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये बात यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ये बात यहाँ तक पहुँचती है लेकिन स्टार्ट यहाँ से होती है। इस बात में कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो कि यदि वो चीज़ें नहीं हुई तो ये वाली चीज़ वैलिड नहीं होगी। इसके लिए कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन में ये चीज़ वैलिड है, एफ इक्वस टू एम ए, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होगी। लेकिन ये हमेशा वैलिड है, इट इज़ अ यूनिवर्सल, इट इज़ यूनिवर्सल बट इट इज़ विद ए कंडीशन। ये वैलिड है एक कंडीशन के साथ, वो कंडीशन अभी देखेंगे, पर ये हमेशा वैलिड है। जैसे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है टी वी अपॉन डी टी, ये चीज़ आपने पढ़ी थी, क्या आपने पढ़ी थी? लेकिन क्या एक्सेलरेशन v1 प्लस v2/2, ऐसा आपने एक एनसीईआरटी की बुक में देखा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देखा था, क्या ऐसा एक्सेलरेशन होता है? नहीं। लेकिन एक कंडीशन होती है जिस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन ये यूनिवर्सल है। जैसे इसी तरह से ये जो चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा वैलिड है, लेकिन ये कंडीशन के साथ वैलिड है। चलो बात करते हैं, अभी बात करते हैं। तो जो फोर्स डिफाइन है वो कैसे डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है भाई वो होता है मास इनटू वेलोसिटी,
बोलो जी बोलो मुझको क्या हुआ है। मोमेंटम जो होता है मतलब पी जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा पी मास सॉरी डी इंटू पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी अपॉन डी टी मतलब T2 माइनस T1। और यदि मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो मैं इसको dp को लिख सकता हूँ P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, टाइम में चेंज हो रहा है वो। तो फोर्स जो आ जाएगा भाई वो आएगा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंट होगा m इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T2 माइनस T1। मतलब उसमें कितना टाइम लगा, उस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, मतलब टाइम लगा t। F इक्वस टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी मैं आपको अभी बता चुका हूँ वो होता है एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर इसमें तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि कंडीशन आपने लगाई हो, आपने तो डायरेक्ट डेराइव कर दिया। तो इसमें कंडीशन ये है भोले बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें कंडीशन क्या है, ये है। क्या है सर कंडीशन, ये है। कौन सी कंडीशन है, वो बात ये है कि इसमें मास को मैंने कांस्टेंट मान लिया कि जो मास फाइनल था वही मास इनिशियल था, मतलब मास में चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो मैंने मास को कॉमन ले लिया। यदि ये मास अलग होता भाई, ये मास अलग होता तो क्या मैं मास को कॉमन ले पाता, फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख पाता, बिल्कुल नहीं लिख पाता। इसको ऐसे लिखना पड़ता, फिर ये वाली चीज़ नहीं आ पाती। ये वाली चीज़ कब आ पाई, जब मास कांस्टेंट है। तो F इक्वल टू एम में कंडीशन क्या है कि मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तभी F इक्वल टू एम आप लिख सकते हो। अदरवाइज यू विल हैव टू राइट F इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक ये यूनिवर्सल है, यहाँ तक इस जगह तक, क्योंकि मैंने जस्ट मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल किया यहाँ तक। लेकिन ये आगे वाली चीज़ में मास को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। मास यदि कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाली इक्वेशन F इक्वल टू एम ए वैलिड नहीं होगी। तो समझिएगा F इक्वल टू एम ए होता है फोर्स का फॉर्मूला, लेकिन कब होता है, विद ए कंडीशन डेट मास इज़ नॉट चेंजिंग, मास इज़ कॉन्स्टेंट। F इक्वल टू एम ए बिल्कुल सही है, लेकिन मास चेंज नहीं होना चाहिए। और आप जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो अपनी एनसीईआरटी में, नीट के लिए, जेईई के लिए, उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन में मास कांस्टेंट ही होगा। इट मीन्स that you can easily write this equation. It is valid for your 95 to 98% questions, but in some questions mass will also vary. Can you give me the example? How can you give the example? I'll have to give the example. मुझे ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आप कैमरे के बाहर से निकल के कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं बताता हूँ आपको। एक रॉकेट का नाम सुना है आपने? एक रॉकेट जैसी कोई चीज़ होती है भाई, रॉकेट जैसी कुछ चीज़ें होती हैं। एक रॉकेट है भाई, ठीक है, और ये उड़ रहा है, यार उड़ गया भाई, ये उड़ रहा है। तो क्या होगा, ये उड़ क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल है, वो फ्यूल बर्न हो रहा है, तो पीछे की साइड है गैसेज निकल रही है तेज़ रफ्तार से। यदि गैस आगे की साइड निकलेंगी तो पीछे की साइड में एक फोर्स लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन, जिसको अभी आगे पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो वो वाला फोर्स लगेगा जिसकी वजह से रॉकेट आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये फ्यूल बर्न हो गया, फ्यूल गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब इस रॉकेट का मास लगातार कम होता जाएगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन मास कम होता जा रहा है। अब इसमें F इक्वल टू एम ए आप नहीं लगा पाओगे भाई, आपको F इक्वल टू ये लगा सकते हो, आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल मास कुछ होगा, कम हो गया होगा वो, फाइनल वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, वो तो बढ़ चुकी होगी। इनिशियल मास इसका कुछ होगा और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ होगी, अपॉन इसको चेंज होने में जो टाइम लगा वो नीचे लिख दो। इसके लिए इक्वेशन वैलिड होगी क्योंकि इसका मास भी चेंज होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। दूसरी चीज़, यदि कोई बोला ना बोलो ये कोई कौन है, तो कोई ये है, यदि कोई मास लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा है। किसको? लाइट की वेलोसिटी को। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना लाइट की वेलोसिटी। यदि कोई इस वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा है तो भी मास चेंज हो रहा होगा। यदि कोई लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है तो भी मास चेंज हो रहा होगा। यदि आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखे हैं
चैप्टर नंबर 1 के, तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी। और नहीं देखे तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इक्वेशन वहाँ पर इसने प्रूव करवाई थी भाई। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भाई। मैंने बाकायदा सॉल्व कराया इसको। वहाँ पर इसने यूनिट की बात करी थी कि भाई नीचे वाली इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, वैलिडेशन करवाया था इसने। तो ये वाली इक्वेशन होती है, ये होता है किसी भी चीज़ का रेस्ट मास। यदि वो चीज़ नहीं चल रही है तो उसका रेस्ट मास ये है। लेकिन यदि वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, सी तो आपको बताइए लाइट की वेलोसिटी है। यदि कोई वेलोसिटी है जिसकी वेलोसिटी है भाई c/3, यदि कोई c/3 वेलोसिटी से चल रहा है तो पता है उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। यदि कोई तेज़ वेलोसिटी से भाग रहा होता है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो कि वो वेलोसिटी c/3, मतलब ये हो जाएगा c²/9, क्योंकि c/3 का स्क्वायर है ना, अपॉन c², तो c² से c² चला जाएगा। तो मास की जो वैल्यू आएगी m0 अपॉन 1 - 1/9, मतलब 8/9। और जब मैं इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा 3/√8 इंटू m0। m0 क्या है यहाँ पर, रेस्ट मास। रेस्ट मास जब वो नहीं चल रहा है, चुपचाप रखा हुआ है, तो उसका मास m0 है। लेकिन यदि वो लाइट की वेलोसिटी से भागने लग गया तो उसका मास क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा अभी। मास में चेंज आ गया ना, यहाँ पर मास इंक्रीज हो गया। मास इंक्रीज हो गया क्योंकि √8 की वैल्यू आपको पता है क्या होगी। √8 की वैल्यू क्या होगी जी, √8 की वैल्यू 3 से तो कम आएगी, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, तो 8 का रूट तो 3 से कम ही होगा। ऊपर 3 नीचे 3 से कम, मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी। 1 से बड़ी मतलब ये मास की वैल्यू इस वाली मास से बड़ी हो जाएगी। मतलब कोई लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा होता है तो उसका मास इनिशियल मास से इंक्रीज हो चुका होता है। ये हर केस के लिए है। यदि कोई कम स्पीड से भी चल रहा है, यदि कोई बहुत कम स्पीड से भी चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा है, तो भी उसका मास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इतना कम इंक्रीज होता है, इतना कम इंक्रीज होता है, इतना कम इंक्रीज होता है कि लगभग इनिशियल मास के इक्वल ही रहता है। यदि किसी का मास 10 kg है और वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की रफ्तार से, तो भी उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। यदि कोई इस वेलोसिटी को अप्रोच कर जाता है 3 × 8 10⁸, तभी उसके मास में जो चेंज आता है वो इतना आता है कि उसको काउंट करना पड़ेगा, काउंटेबल चेंज आता है। अदरवाइज वी कैन इजीली नेगलेक्ट। इन जनरल लाइफ द वेलोसिटी इज नॉट अप्रोचिंग द लाइट वेलोसिटी, देन वी कैन इजीली नेगलेक्ट। जनरल लाइफ में अपन जो भी वेलोसिटी है उनको इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मास में इंक्रीमेंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंक्रीमेंट बहुत ही कम होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक ही समझ आई कि भाई 2 केस ऐसे होंगे जिसमें ये चीज़ वैलिड होगी। अब बात कर लेते हैं, जो फोर्स की इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी वो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगी जी, किस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो भाई F = फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं क्या लिख दूँ, P = mv/dt लिख दूँ। अरे बोलो, तो इसको मैं फर्दर यदि लिखूँगा भाई m × v है अंदर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, एक बार m कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन, दूसरी बार v कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन। यदि आपको एकदम एग्जैक्टली फोर्स का फॉर्मूला चाहिए तो वो ये होता है भाई, वो ये होता है dy/dt को आप एक्सेलरेशन लिख दोगे, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा dm/dt रेट ऑफ चेंज इन मास। मास में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। यदि मास 1 सेकंड में 2 kg इंक्रीज हो रहा है, यदि मास इज इंक्रीजिंग 2 kg पर सेकंड, देन द वैल्यू विल +2, इसकी वैल्यू +2 हो जाएगी। यदि पर यूनिट टाइम में 2 kg का इंक्रीमेंट हो रहा है, यदि पर यूनिट टाइम में 2 kg का डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो ये -2 हो जाएगा। कुल मिला के बात समझ रहे हैं। यदि मास हर टाइम पर यूनिट टाइम पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लोगे, यदि मास डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको माइनस में लोगे, बस बात ये है। और फाइनली जो इक्वेशन आएगी जब मास भी चेंज हो रहा होगा तो ये इक्वेशन वैलिड होगी, ये इक्वेशन 100% वैलिड होगी। मास चेंज हो रहा होगा तो भी और मास कांस्टेंट होगा तो भी। मास कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी जो कि अपन देख ही चुके हैं। F = ma, फादर = माँ। मैं अपनी फादर और माँ को इक्वल मानता हूँ। ये चीज़ें आपने, ये गप्पेबाजी आपने मारी होगी, तो उसी गप्पेबाजी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।
एक मास है 10 kg का भाई, ठीक है। इस पर आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जी, ठीक है। और ये रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, सरफेस पे नहीं सरफेस पे। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। मतलब इसका मतलब स्मूथ सरफेस का मतलब समझते हो, मतलब इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो आप मुझे बताओ, अभी अपन ने पढ़ा है कि एफ जो होता है, या फिर इसको बोले नेट फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो एक्सेल, इस पे हो सकता है मल्टीपल फोर्स लगें, ऐसा हो सकता था कि इसमें मल्टीपल फोर्स लगें। देखो ये 10 kg का मास रखा हुआ था किसी सरफेस पे, ठीक है। इस पर मल्टीपल फोर्स लग सकते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। लेकिन नेट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स मतलब सभी का समीशन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे फोर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो नेट फोर्स आया, यदि इस डायरेक्शन में आया एफ नेट, यदि एफ नेट इस डायरेक्शन में आया तो एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी। मतलब जो एक्सेलरेशन लगेगा अपना, देखो इसके फोर्स तो बहुत सारे लग सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन तो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। यदि किसी बॉडी में मल्टीपल फोर्स लग गए लेकिन वो चलेगी तो एक ही डायरेक्शन में, यदि वो बहुत सारी डायरेक्शन में चलने लग गई, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जब बॉम्ब फूटता है, जब बॉम्ब फूटता है तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, एक पार्ट इधर जाता है एक पार्ट इधर जाता है, मतलब दोनों पार्ट अलग 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 वेलोसिटी अलग अलग एक्सेलरेशन से भी मूव कर सकते हैं। लेकिन उस केस में बॉडी एक नहीं रह पाएगी भाई। यदि इस मास को एक ही रहना है तो इसका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स तो बहुत सारे लग सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन यदि एक ही डायरेक्शन में नहीं हुआ, एक पार्ट का एक्सेलरेशन इधर, एक पार्ट का एक्सेलरेशन इधर, एक पार्ट का एक्सेलरेशन इधर, ऐसे हो गया तो ये बॉडी टूट जाएगी भाई। और अपने को बॉडी तोड़नी नहीं है। यदि नहीं तोड़नी बॉडी तो इसका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये बात समझ गया। एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये होती है फाइनल इक्वेशन। जो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। समझे जी, समझे। तो नेट फोर्स की बात करते हैं। इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इसके लिए इसका बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। इस बॉडी को कंसीडर करोगे पॉइंट। फ्री बॉडी डायग्राम की ये कंडीशन थी। इस पे लगने वाले सारे फोर्स देखोगे तो भाई इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है इस बॉडी पे 10 न्यूटन का, जी बिल्कुल सही बात है। एक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है 10 जी, 10 इंटू जी मतलब एम जी नीचे लग रहा है, ये बात भी आप समझते हो। और क्योंकि ये एक सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस इस पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन, एन ऊपर लगेगा, ठीक है। ये बॉडी भी सरफेस पर लगाएगी एन नीचे की डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना ये वाला एन अपने को कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस बॉडी का, और इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स देखे जाएंगे। इस बॉडी के द्वारा लगने वाले फोर्स नहीं देखने। फ्री बॉडी डायग्राम की 3 कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि वी विल ओनली टेक ऑल दी फोर्सेज विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉट वाई द बॉडी। जो फोर्स बॉडी के द्वारा लग रहे हैं उनको कंसिडर नहीं करना, जो बॉडी पर लग रहे हैं उन्हीं को कंसिडर करना है। तो भाई ये है। अब बताओ इस पर पीछे की साइड कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। यदि यहाँ पे फ्रिक्शन होता तब वो पीछे लगता, लेकिन इसने बोला ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये बताओ ये बॉडी का नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा? देखो इसने ऐसा बोला है कि ये जो बॉडी रखी हुई है सिर्फ इसी डायरेक्शन में चल सकती है, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में इसका कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एन की वैल्यू होगी वो 100 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू मैंने ली 10, तो जी की वैल्यू 10 लूँगा तो एन इक्वल्स टू 10 जी, और जी की वैल्यू हो जाएगी 10 तो एन की वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी। और क्योंकि एन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यदि इसका मास 100 kg भी होता भाई, 100 kg भी होता तो नीचे टोटल कितना फोर्स लगता? इसका मास 100 kg तो नीचे फोर्स कितना लगता है? 100 इंटू जी मतलब 1000 न्यूटन। यदि ये नीचे 1000 न्यूटन लगता तो एन की वैल्यू मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 1000 हो जाती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सर्कुलर मोशन में कि फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक वैल्यू ये चेंज कर दी तो पूरा का पूरा एन की वैल्यू, ऐसा नहीं होगा कि भाई अब मास नीचे ज़्यादा लग गया, 100 kg की जगह 1000 हो गया तो ये नीचे चली जाएगी। नहीं, यदि सरफेस पे स्टेबल रखी हुई है इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करता जा रहा है। यदि मास बढ़ता जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि मास की वैल्यू कम होती जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को कम करता जा रहा है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इसकी कहानी तो यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दी। इस बॉडी पर नेट फोर्स लग कितना रहा है? फिर 10 न्यूटन ही लग रहा है, और नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 इक्वल्स टू इसका मास कितना है भाई? 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
आया जी, मूजा आया, मूजा आया नहीं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। एक बॉडी है, ये रही 5 kg की, कितने kg की, 5 kg की। इस पे इधर फोर्स लग रहा है जी, इधर एक फोर्स लग रहा है भाई, इसको मान लेते हैं कि 10 न्यूटन लग रहा है जी। इधर एक फोर्स लग रहा है, वो 8 न्यूटन लग रहा है जी। और बाकी कंडीशन सेम है, ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, सरफेस स्मूथ है। तो बताओ इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो पहले तो बॉडी को बनाएंगे पॉइंट, क्योंकि इसका बनाना है FBD। नीचे लगेगा जी M इंटू जी, तो जी की वैल्यू 10 है तो नीचे 50 लगेगा। ऊपर लगेगा जी नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है जी 10 न्यूटन, इधर लग रहा है जी 8 न्यूटन। तो सबसे पहले तो वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस करोगे तो N इक्वल टू 50, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं है, तो जितना ऊपर फोर्स है जितना नीचे फोर्स आएगा। या फिर मैं बोल दूँ कि नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इक्वल टू 0 कर दो। या फिर इसको भी कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, तो कैसे भी लिख सकते हो। लेकिन दूसरे वाले केस में यदि आप देखो, यदि इस वाले केस में आप देखो, सेकंड वाले केस में, तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 8 न्यूटन इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो F नेट इक्वस टू माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाड़ेला, F नेट कितना हो जाएगा 10 माइनस 8। क्या आप इस F नेट की डायरेक्शन बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ऑब्वियसली ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी। ये मैं बता ही सकता हूँ कि भाई इधर 10 है, इधर 8 है, तो इसकी डायरेक्शन 2, और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में रखूँ तो 2I इधर ही आएगा। F नेट इक्वस टू मास कितना है इसका 5 इंटू एक्सिलरेशन निकालना है, तो इसका एक्सिलरेशन आ जाएगा 2/5, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो जी बोलो, ये मैंने क्या कर दिया, तेरी अदा भी कमाल कर गई, बोलो तेरी अदा भी कमाल करी, बोलो तेरी अदा भी। ये बात आपको समझ आई। ये न्यूमेरिकल, ये बताओ इसमें कुछ डाउट तो नहीं है, इसमें ऐसा कुछ मुझे लगा तो नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आए। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप स्वतंत्र हो एकदम और पूछने के लिए। अब मैं लेता हूँ दूसरा न्यूमेरिकल, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ये 10 kg है जी, ये भाई एक फोर्स जो आया इस डायरेक्शन में लग गया भाई 10 न्यूटन का, और कितने एंगल पे, मैं ले लेता हूँ अपना फेवरेट एंगल, कौन सा 53, ठीक है। ये वाला फोर्स लग रहा है इतने वाले एंगल पे। आया मज़ा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी, मज़ा। ठीक है, इस बॉडी का बनाना है फेरी बॉडी डायग्राम, इसको बनाना पड़ेगा पॉइंट। इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा जी 10G, ऊपर लगेगा जी नॉर्मल रिएक्शन। अभी ट्विस्ट है इसमें, ट्विस्ट। अभी ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके आपको लेने पड़ेंगे रिजोल्यूशन। तो 10 का इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन आएगा 10 cos 53। इस डायरेक्शन में इसका रिजोल्यूशन आएगा 10 sin 53। तो ऊपर की डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल रही है, अभी नॉर्मल के साथ साथ में क्या है 10 sin 53, क्योंकि ये बॉडी वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही। कर भी सकती थी, लेकिन उसने बोला है कि नहीं कर रही। नहीं कर रही मतलब ये इसी वाली सरफेस पे रखी हुई है, मतलब ये वाले नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 होने का मतलब ऊपर की साइड वाला फोर्स इक्वल टू नीचे की साइड वाला फोर्स इक्वल टू 100। ये 100 मैंने कैसे लिखा आप समझ ही गए हो अब तक। 10 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 100 आ गया। तो क्या एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो अभी आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो, कि आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अभी एन की वैल्यू देखो कम हो चुकी होगी, एन की वैल्यू कम हो चुकी होगी, वो कैसे देखते हैं। तो 10 sin 53 एंगल आते ही ये आपको ये दृश्य आपके दिमाग में कौंध जाना चाहिए कि 53 होते ये 435, और sin 53 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
एन प्लस 10 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 100। 5 2 ज़ा 10, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 100 माइनस 8, डेट मीन्स 92 न्यूटन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि फोर्स इस एंगल पे नहीं लग रहा होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होता भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होता? यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होता तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ नीचे ये होता 100 न्यूटन, 100 न्यूटन होता भाई। लेकिन अब नॉर्मल रिएक्शन को सहारा देने वाला एक फोर्स आ गया ना भाई, ये फोर्स नॉर्मल भी इधर लग रहा है और ये फोर्स भी इधर लग रहा है, कौन सा? 10 sin 53। तो नॉर्मल रिएक्शन को सहारा मिल गया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन को अपना ज़्यादा फोर्स वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसको बैलेंस करने के लिए? जो नीचे mg लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। कुछ 10 sin 53 बैलेंस करेगा और कुछ n बैलेंस करेगा, मतलब n को अब कम बैलेंस करना है क्योंकि कुछ सहारा ये दे देगा। यदि ये नहीं होता तो पूरा का पूरा mg n को बैलेंस करना पड़ता, तो n की वैल्यू ज़्यादा होती, लेकिन अभी n की वैल्यू कम हो गई। आपको समझ आ गया क्यों कम हो गई? समझ आ गया जी, बिल्कुल समझ आ गया आपको। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 92। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस पर वर्टिकल के फोर्स बैलेंस हो गए, हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्स लग रहे होंगे? इधर डायरेक्शन में 10 cos 53, cos 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, मतलब 5 2 ज़ा 10, मतलब 6 न्यूटन। इस पर सिर्फ 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस पर और भी कोई फोर्स नहीं है ना हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ये सरफेस कैसी स्मूथ, तो मतलब फ्रिक्शन है नहीं। यदि फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि एक्स डायरेक्शन में 6 न्यूटन। तो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा। एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन है कितना? 6 इक्वल टू मास कितना इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन आएगा इसका 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में होगा? इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये लिखूंगा मैं 0.6 आई कैप, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। आया मज़ा? जी बोलिए। इसके रिजल्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो आई है 92 न्यूटन एंड a की वैल्यू आई है भाई 0.6। जी बोलो। तो ये काम यहाँ तक ख़त्म हुआ, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं आपके लिए। यदि ये 10 न्यूटन ऐसे लग रहा होता जी, इस वाले 53 ऐसे होता जी, ठीक है, ये 53 इधर हो गया, ठीक है, समझ गया, और ये 10 न्यूटन ही है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता है? 10 cos 53। लेकिन अब इधर लगता भाई 10 sin 53, 10 sin 53 इधर लगता है 10 sin 53। अब मुझे ये बताओ इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स है? तो सबसे पहले आप ये बोलते कि इसमें नीचे की साइड लगेगा 10 इंटू जी, मतलब 100, 10 को 100 लिख दिया। एक नीचे की डायरेक्शन में एक और फोर्स है भाई, कौन सा? 10 sin 53। और ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 प्लस 10 sin 53 की वैल्यू अभी निकाली है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, 5 2 10, ये वैल्यू आएगी अब n इक्वल्स टू 108 न्यूटन। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई? क्योंकि y डायरेक्शन में अब इसको mg को भी बैलेंस करना है और साथ साथ में n sin थीटा को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने अभी बोला था कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, पहले कम हो गया था इस वाले केस में, और इस वाले केस में ये ज़्यादा हो गया, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, यही इसकी ताकत है। और एक्स डायरेक्शन की बात करें तो भाई इसका एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? तो एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि है 10 cos 53, cos मतलब 3/5, 5 2 10 मतलब 6 न्यूटन। तो एफ नेट इन एक्स कितना है? इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एफ नेट एक्स कितना है? 6, मास कितना है? 10, ए इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0.6। एक्सेलरेशन तो इसका वो ही आएगा, एक्सेलरेशन वो ही है, लेकिन एन की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अच्छा, ये सरफेस स्मूथ है, इसीलिए आपको कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा, चाहे तो मैं इस बॉडी को ऐसे खींच रहा हूँ पकड़ के, या तो इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क पता ही नहीं चल रहा। दोनों केस में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक केस में डिक्रीज हो गई, लेकिन
एक्सेलरेशन सेम ही आ रहा है, लेकिन ये सरफेस यदि रफ होती तो आपको पता चलता है, वो अपन आगे देखेंगे जब फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे किसी बॉडी को खींचना ज़्यादा इजी होता है या धक्का देना। वहाँ पर ये एन जो है ना वो कमाल कर देगा, एन से आपको मज़ा आ जाएगा। जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई है ना उसका कमाल आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये देखो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या ऊपर से चली गई बोलो, समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब एक ही बॉडी पे दो दो फोर्स लगा के देख लेते हैं, एक ही बॉडी पर दो दो फोर्स लगाकर देख लेते हैं आपके लिए। तो ये रहा आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चन। वही मास है भाई, इसकी वैल्यू है भाई 20 kg। एक इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। यहाँ से ये एंगल बन रहा है, मैं मान लेता हूँ कि 53। ठीक है, एक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है ऐसे जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। और ये जो फोर्स लग रहा है भाई इस डायरेक्शन से 37 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। आपको बताना है इसका नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और आपको ये भी बता रखा है कि ये बॉडी जो है सरफेस पे स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, मतलब उड़ नहीं रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में पहले ये बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो सब पहले इस 10 का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में लोगी तो 10 cos 37, और एक आएगा इस डायरेक्शन में जो आएगा 10 sin 37। एक इसका 20 का आएगा इधर 20 cos 53। एक इसका इधर आएगा भाई 20 sin 53। और इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्स है अब बात करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस बॉडी को बनाते हैं पहले पॉइंट। तो इस पॉइंट पे लगेगा नीचे mg 20 × z मतलब 200 न्यूटन। एक इसमें ऊपर फोर्स लगेगा जो आएगा नॉर्मल रिएक्शन। एक इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है ये वाला नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 sin 53 प्लस इसमें एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में 10 sin 53, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी अपोजिट, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब ऊपर की डायरेक्शन नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 प्लस sin 53, ये हो जाएगा। ऊपर की डायरेक्शन में यही फोर्स है, ये वाला फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, तो भाई इसको नीचे लगा देते हैं भाई 10 sin 37। समझ में आ गई ये बात। ये ऊपर लग रहा था तो ऊपर लगा दिया 20 sin 53 ऊपर लग रहा था और 10 sin 37 नीचे। तो नेट वाई डायरेक्शन की फोर्स ये लिख दी मैंने। नेट एक्स डायरेक्शन की फोर्स की बात करें, एफ नेट वाई डायरेक्शन के फोर्स में बैलेंस क्यों की है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इक्वेशन जो लिखोगे वो लिखोगे एफ नेट इक्वल टू 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसमें कोई भी फोर्स नहीं आना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रखी हुई है, चल नहीं रही है, मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर और नीचे की फोर्स आपको सिर्फ बैलेंस करनी। तो n प्लस 20 sin 53 इक्वल टू 200 प्लस 10 sin 37, and you know all the values sin 37 and cos 30, सारी वैल्यू आपको पता है। यदि ये 37 होता है भाई तो ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। और यदि ये 53 होता है जी 53 यदि ये होता है तो ये होता है 4, ये 3 एंड ये 5। तो आपको ही सभी कॉस ये सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एफ नेट इक्वल टू एम ई। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है 20 cos 53, ये 53 ये इस डायरेक्शन में, और ये 10 cos 37 ये भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा था ना नेट फोर्स, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ही आएगा। तो ये आएगा 10 cos 37 इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 20 इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे शर्माना नहीं है अपने को। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी तरह का कोई भी संकोच आपको नहीं करना है, फटाफट आपको पूछ लेना है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो क्या मैं अपनी बातों को यहाँ तक आपको समझा पाया या नहीं? बोलो। तो इस तरह की बातें मैंने यहाँ तक कर ली, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिया। अब यदि मैं बात करूं
ये एक ब्लॉक है भाई, इसका 2 kg मास है। एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है भाई, इसका 3 kg मास है, और ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो इस बॉडी को आप क्या करो, एक सिस्टम कंसीडर कर लो, एक पूरी की पूरी बॉडी को, एक पूरी की पूरी बॉडी को एक यदि मैं सिस्टम कंसीडर कर लूँ तो एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। अब मुझे ये बताओ, इस सिस्टम पर अंदर कुछ फोर्स लगेंगे, इसमें उनकी बात मैं नहीं कर रहा अभी, अंदर भी इसमें कुछ फोर्स लगेंगे, लेकिन मैं उनको भूल गया, आंखें बंद कर ली मैंने, क्योंकि मैंने इस पूरी बॉडी को सिस्टम मान लिया। तो इस पूरी बॉडी पर बाहर से देखने पे सिर्फ कौन सा फोर्स दिखाई देगा, तो 20 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, यही है। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। और इनका टोटल मास कितना है, मास टोटल मास ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम मैंने इसको माना है। तो सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 + 2 मतलब 5। तो इसका एक्सेलरेशन इस सिस्टम का कितना आ जाएगा, 20/5, दैट मीन्स 4 मीटर/सेकेंड स्क्वेयर। इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर/सेकेंड स्क्वेयर। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था भाई, लेकिन मैंने क्या किया कि 2 kg और 3 kg को एक पूरा सिस्टम मान लिया। तो मैंने सिस्टम पर बाहर से देखा तो सिर्फ इस पर एक ही फोर्स दिखाई दिया, मैंने इस पूरे दोनों ब्लॉकों को एक सिस्टम मान लिया। तो इस पर नेट फोर्स बाहर से देखने में कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, जिसको मैंने सिस्टम माना है, इसका मास लेना पड़ेगा। तो सिस्टम का मास कितना है, 3 + 2 दैट मीन्स 5। सो यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज 4 मीटर/सेकेंड स्क्वेयर। इज द फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस system. But now we can see one more thing, that 2 kg and 3 kg both are connected to each other and the surface is smooth. So the acceleration of both masses 2 kg and 3 kg will be equal. तो 2 kg मास का एंड 3 kg मास का दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल ही होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये 2 kg मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से 3 kg भी मूव करेगा, क्योंकि ये कंस्टेंट मोशन है। कंस्टेंट मोशन मतलब मजबूर है दूसरा वाला भाई, यदि इसको ए से चलना, ये ए से चल रहा है तो इसको ए से चलना ही पड़ेगा, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये कंस्टेंट मोशन कर रहा है। यदि 2 मोशन से एकदम कनेक्टेड है ना, तो यदि 2 ए से चलेगा तो भाई यदि इसकी वेलोसिटी 5 हो गई तो ये अपनी वेलोसिटी कम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यदि इसने वेलोसिटी कम कर ली तो भाई इसकी वेलोसिटी भी तो कम हो जाएगी ना। इसका मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये बात आप यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि इन दोनों के बीच में जो 2 kg फोर्स, अच्छा ये एक्चुअली में चल कैसे रहे होंगे, ऐसे नहीं कि 20 न्यूटन फोर्स लगेगा और डायरेक्ट इस पर ट्रांसफ़र हुआ। होता क्या है यहाँ पर कि जो 2 kg का ब्लॉक है इस पर लगाएगा, दो सरफेस जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, नॉर्मल रिएक्शन। लास्ट क्लास में यही तो बताया था आपको कि नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तब। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, कनेक्टेड पॉइंट के या कनेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, सो द 2 kg ब्लॉक विल अप्लाई द नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, जिसको मैं मान लेता हूँ n, ठीक है। तो 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जिसकी वैल्यू है n। तो 3 kg भी इसको छोड़ेगा नहीं भाई। यदि 2 kg ने 3 kg पे n नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया तो 3 kg को भी गुस्सा आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा इतनी हिम्मत दे रही तू, मुझ में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो इसने कहा ठीक है। 3 kg ने कहा 2 kg से बेटा ले, तुझ पे भी मैं नॉर्मल रिएक्शन लगा ही देता हूँ। तो यदि 2 kg ने 3 kg पे लगाया n नॉर्मल रिएक्शन, तो बदले में रिएक्शन फोर्स लगेगा n का ही, किस पर, 2 kg पर। और मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है, दोनों सेम नेचर के होंगे। यदि एक नॉर्मल रिएक्शन है तो दूसरा भी नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई दूसरा फोर्स लाके उन दोनों को बैलेंस कर दो, ऐसा नहीं होगा। यदि एक नॉर्मल रिएक्शन है तो दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस नहीं होगा। यदि एक नॉर्मल रिएक्शन है तो उसका रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन ही होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन का कभी भी रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी नहीं हो सकता। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड कंडीशन नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए ये होती है कि दोनों लगेंगे डिफरेंट बॉडी पर भाई,
दोनों डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे। तो यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 kg का लगा रहा है 3 kg पर, तो 3 kg का लगा रहा है 2 kg पर, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इसने लगाया इस पर n, इसने इस पे लगाया n। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था इन दोनों के बीच का, तो मैं कोई सा भी ब्लॉक ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर निकाल लूँगा। तो पहले ये बताओ 2 kg ब्लॉक को पकड़ो, उसको बना दो पॉइंट। तो 2 kg ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तो सबसे पहले तो नीचे लग रहा होगा 20, 2 इंटू जी, तो 20 हो गया ना, 20 न्यूटन। और क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है तो ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा कुछ, क्योंकि इसको मैंने अभी n लिख दिया तो वो मैं मान लेता हूँ कि वो n1 है। ठीक है, वो n1 है। तो क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, तो n1 इक्वस टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आनी ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों के यदि वाई डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। या फिर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। इफ नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इन जीरो, डेट मीन्स द फोर्स इन above direction in the below direction will be equal, then only the net force will be zero ना। तो ये n1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, 20 न्यूटन है। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया, ओपन एंड शट केस हो गया। अब बात करते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाई एक फोर्स तो लग रहा है इसमें 20 न्यूटन। दूसरा 2 kg के ब्लॉक पर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2 kg के ब्लॉक पर एक लग रहा है n इधर, 2 kg के ब्लॉक पर एक n लग रहा है इधर। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? बोलो 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 मुझको क्या हुआ, ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि भाई ये वाला नॉर्मल रिएक्शन 2 kg 3 kg पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, तो 3 kg 2 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो 2 kg पे n। अब मुझे ये बात बताओ, क्योंकि इस पर ये बॉडी इधर चलेगी, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स F नेट इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या मैं ये लिख दूँ जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा 20 माइनस n इक्वल टू मास कितना है इसका 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एग्री? नाउ विल राइट द इक्वेशन फॉर 3 kg मास। तो 3 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम, एक इस पर नीचे लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स, एक इसका नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैं मान लेता हूँ n2। तो ये एक केस तो सॉल्व हो गया कि n2 की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन सेकंड वाले ब्लॉक के लिए। अब सेकंड वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में n। क्या इस पर कोई दूसरा फोर्स भी है 3 kg पे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि मैंने इस ब्लॉक को सेपरेटली स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, अब मैंने इस पूरे को सिस्टम थोड़ी माना है, दोनों को अलग अलग स्टडी कर रहा हूँ। तो इस वाले ब्लॉक पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? n, नॉर्मल रिएक्शन n। तो यहाँ से जो सेकंड वाले ब्लॉक के लिए n इक्वस टू मतलब नेट फोर्स सेकंड वाले ब्लॉक के लिए F नेट इक्वस टू m आप लिखोगे, तो F नेट कितना है इसमें n है सिर्फ, इसका मास कितना है 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन तो वही होगा जो 2 kg के ब्लॉक का है। यदि इसका मैंने a माना है तो इसका भी a आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंस्ट्रेंट मोशन में बंधे हुए हैं। यदि ये a से चलेगा तो उसको a से चलना ही पड़ेगा। अब दो इक्वेशन है भाई अब आपके पास और दो वेरिएबल हैं, तो क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हो जी? तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ पुट कर देता हूँ। तो 20 माइनस 3a इक्वस टू 2a। ठीक है, मैंने सिर्फ n की वैल्यू 3a वहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ से 5a इक्वस टू 20। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही आ गई जो मैंने डायरेक्टली अभी निकाली थी, लेकिन मुझे इतना लंबा चौड़ा इसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की भी पूछ ली। तो नॉर्मल रिएक्शन की यदि इसने वैल्यू पूछ ली दोनों के बीच में, तो मुझे दोनों को अलग अलग स्टडी करना ही पड़ेगा, दोनों पे अलग अलग इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। तो मैं किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में, यदि a की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसमें पुट कर दूँ तो 3 इंटू 4 मतलब 12 न्यूटन, या फिर मैं इसमें ही पुट कर सकता हूँ तो भी सेम वैल्यू मिलेगी मुझे। तो 20 माइनस n इक्वस टू 2 इंटू ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ से 20 माइनस n इक्वल टू आ जाएगा 8, n इक्वस टू 12 न्यूटन। किसी भी तरह से सॉल्व कर लो आपको आंसर 12 न्यूटन ही मिलेगा। दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो 12 न्यूटन आ रहा है। तो क्या मज़ा है इस क्वेश्चन में? अरे बोलो यार, खुल के बोलो, खुल के 12 न्यूटन सुन के मज़ा आया या नहीं आया जी आपको? बोलो बोलो बोलो, मुझे क्या हुआ है? अब मैं बात करूँगा कुछ क्वेश्चन ऐसे
जो कि टेंशन ले रहे होंगे, जी क्या कर रहे होंगे, टेंशन। यदि मैं 3 ब्लॉक के लिए देता तो भी आप कर लेते ना, 3 ब्लॉक के लिए भी देता तो आप कर लेते। इसीलिए यदि 3 ब्लॉक के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे ही दूँ, ये है भाई आपका 5 kg का, ये 7 kg का, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, ये 9 kg का, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, मतलब फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से एक मैंने फोर्स लगा दिया 25 न्यूटन का। मैंने पूछ लिया डायरेक्ट इसका एक्सीलरेशन बताओ, तो आप इजीली कर लोगे। तो एफ नेट इक्वस टू मास टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि मैं टोटल एक्सेलरेशन इसका पूछ लूँ सिस्टम का, तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स, इसको पूरा एक सिस्टम मान लोगे। इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 25, इसका मास कितना है सिस्टम का, तो ये 7 5 12 और 8 21, 9 21 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 25/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि एक्सेलरेशन पूछ लिया तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पूछ के इसने पूछ लिया भाई, इसने पूछ लिया कि इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताओ, ठीक है, N1, और इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तब आपको सारी इक्वेशन लिखनी पड़ जाएंगी भाई। इस 5 kg के ब्लॉक को पकड़ना, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नीचे लगेगा 50 न्यूटन, ऊपर इसका कोई नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू है, इसको N1 N2 मान लिया तो ये N3, तो ये वाला तो ओपन एंड शट केस, N3 की वैल्यू तो 50 न्यूटन हो गई, ये तो खत्म करो इसको, ठीक है। N3 की वैल्यू 50 न्यूटन, दोनों बैलेंस होंगे क्योंकि वाई डायरेक्शन के कोई भी मूवमेंट इसका नहीं है। अब इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, 5 kg पे एक 25 लग रहा है इधर, और 5 kg पे एक लग रहा है इधर N1, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 25 माइनस N1 इक्वल्स टू इसका मास 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन लिखोगे आप 7 kg की ब्लॉक के लिए, तो 7 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है N1 इधर, एक N2 इधर। क्यों N2 इधर, क्योंकि N1 तो लग रहा है इस पर 5 kg की वजह से, तो ये 5 kg 7 kg पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में, तो 7 kg इस पर पलट के लगाएगा इस डायरेक्शन में N1। ऐसे 7 kg 9 kg पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो 9 kg भी इसको नहीं छोड़ेगा, ये इस पे लगाएगा N2 इस डायरेक्शन में, तो फिर 7 kg पे नेट फोर्स आएंगे कितने, N1 माइनस N2, समझ गए आप, क्योंकि N1 इस डायरेक्शन में था, N2 इस डायरेक्शन में था, लेकिन ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो जिधर सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके लिए फ़ायदेमंद यही रहेगा कि जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो। यदि आप नेगेटिव भी मान लोगे तो भी अपन आगे बढ़ने वाले हैं, उस केस में क्या होगा, लेकिन अभी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें नेट फोर्स कितना लगा है, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 7 इंटू ए तो सेम ही रहेगा क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि तीनों का कंस्टेंट मोशन है। अब इसके लिए 9 kg पे नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ N2, और वो किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव ले लोगे, तो एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन ये। तो ये 3 इक्वेशन है, इनको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आप N2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, N2 की वैल्यू 9 है, N2 की वैल्यू 9 है, आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी इक्वल्स टू 7 है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी 16 है, ठीक है। तो N1 की वैल्यू आप इधर पुट कर दो, आप माइनस 16 है, इसमें पुट कर दी मैंने फर्स्ट में, इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ से 25 इक्वल्स टू 16 प्लस 5 इंटू ए मीन्स ए इक्वल्स टू 25/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू, वही वैल्यू आ गई जो अभी अपन ने इसको सिस्टम मान के निकाली थी 25/21। अब 25/21 मतलब एक्सलेशन की वैल्यू हर इक्वेशन में पुट करते जाओ, N2 की N1 की ये सारी वैल्यू आपको मिल पाएंगी। अब ये ओपन एंड शट केस हो गया, कैसा हो गया, ओपन एंड शट केस, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, एक्सलेशन की वैल्यू इक्वेशन पुट करते जाओ, N1 N2 की वैल्यू मिलती जाएंगी, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी अभी आपको। ये आपके लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो चुका है, अभी ऐसा हो चुका है, काफ़ी इजी। अब करते हैं कुछ टेंशन ली जाए आपके लिए, कुछ टेंशन ली जाए आपके लिए। आपने बहुत मज़े कर लिए, अब कुछ टेंशन देते हैं आपको। क्या देते हैं, कुछ टेंशन के क्वेश्चन। यदि मैं आपको बोलूँ, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है जी, ये रहा आपका मास M1, नहीं यार इसको ले लेते हैं 10 kg, ये रहा आपका दूसरा मास, इसको ले लेते हैं अपन 20 kg। इधर एक फोर्स अगर भाई जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। आपसे मैं यदि पूछ लूँ इस टोटल सिस्टम का एक्सिलरेशन बताओ,
तो बहुत ईजी है आपके लिए। एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन यदि आपको बताना है तो इसको पूरे को आप एक सिस्टम मान लो। यदि मैं इस सिस्टम को देखता हूँ तो इस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको पूरे सिस्टम मान लो। अंदर कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको भूल जाओ। यदि आपने इसको सिस्टम मान लिया तो अंदर वाले फोर्स तो भूलना ही पड़ेगा। तो इसमें नेट फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो 50। सिस्टम का टोटल मास कितना है 30, 20 + 10। एक्सीलरेशन तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, यदि आपने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया तो। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूँ इस वाली रोप में टेंशन की वैल्यू बताओ, तब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ जाएगा भाई। एक्सीलरेशन की वैल्यू तो अभी जो आई थी वही आएगी, इक्वेशन बनाने पर भी वही आएगी, वो अपन देखेंगे अभी कैसे आएगी। लेकिन अब यदि टेंशन पूछ लिया तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो इस वाले पॉइंट पर टेंशन भाई इधर लगेगा। टेंशन हमेशा उस पॉइंट से दूर भागता हुआ लगता है। इस वाले पॉइंट पे टेंशन की बात करें तो इधर लगेगा, इस पॉइंट से दूर भागता हुआ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 20 kg के लिए, तो 20 kg पर एक नीचे लगेगा 20 × 10 मतलब 200 न्यूटन। एक इसका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसका वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो आ जाएगी 200 न्यूटन। ये ओपन एंड शट केस खत्म हो गया भाई, गया। अब एक्स डायरेक्शन के फोर्स देखते हैं। इसमें एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लग रहा है भाई 50 न्यूटन और पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है एक टेंशन T1। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50 - T1 इक्वल्स टू 20 इंटू इसका एक्सीलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 का हाँ। सेकंड वाले ब्लॉक के लिए इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ N2 होगा भाई। N2 को नीचे mg लगेगा मतलब 100, तो N2 की वैल्यू 100 आ जाएगी। ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको N1 मान लेता हूँ, तो ये N2 100। तो ये वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है इसका, तो वाई डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस कर लो। लेकिन एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें सिर्फ T1 इक्वल टू मास इसका 10 इंटू इसको एक्सीलरेशन। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। T1 की वैल्यू 10 ही यहाँ पर पुट करो फर्स्ट में, तो T1 की जगह 10A इक्वल टू 20A, देन यू विल गेट 50 इक्वल्स टू 30A, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बोलो जी बोलो। अब यदि आपको T1 निकालना है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू लिख दो 5/3। तो एक्सीलरेशन आ गया आपका, मतलब T1 आ गया 50/3 न्यूटन, क्योंकि T1 एक फोर्स है तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। तो यहाँ से इस वाली रोप में टेंशन की वैल्यू आ गई। कोई खतरनाक बात थी क्या इसमें? ऐसी बात थी क्या जिससे आप डर जाओ? सी नहीं थी। यदि आप इसमें 2 की जगह 3 की जगह 4 की जगह 5 की जगह 6 कितने भी ब्लॉक ले लो, लेकिन आप सारे के सारे ब्लॉक को इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। ये 5 kg है जी, ये 6 kg है जी, ये 7 kg है जी। इनमें एक फोर्स लग रहा है भाई 100 न्यूटन का, और ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं सब। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं जी। आपको इन दोनों के बीच की टेंशन बतानी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में टेंशन बतानी है, तो आप इजीली बता पाओगे। आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। यदि मैं एक्सेलरेशन पूछ लूँ सिर्फ तो आप इजीली निकाल पाओगे भाई। एक्सेलरेशन तो एफ नेट अपॉन मास टोटल, पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पर 100 न्यूटन का, और टोटल मास कितना सिस्टम का 6 और 5 11 और 7 18/18। यदि आप कर दोगे तो ये ही वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन T1 T2 के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 7 kg के लिए। तो 100 जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इसमें नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी 100 माइनस T1, क्योंकि T1 पीछे लग रही है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। तीनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा क्योंकि तीनों कंस्टेंट मोशन है यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन 6 kg के लिए, तो 6 kg पर नेट फोर्स T1 इस डायरेक्शन में लग रही है, माइनस T2 पीछे लग रही है। तो पीछे की डायरेक्शन मैंने नेगेटिव क्यों ली? क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यदि फोर्स इस डायरेक्शन में होती 100, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में यदि 100 होती तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर होता, तब मैं क्या करता, इस T2 को पॉजिटिव ले लेता, T1 को नेगेटिव ले लेता, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर T1 माइनस T2 इक्वल टू 6 × A, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। थर्ड इस वाले ब्लॉक के लिए, तो इस वाले ब्लॉक पे सिर्फ T2 लग रही है, T2 इक्वल टू 5 × A,
3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल हैं? T1 T2 एंड A। तो तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो तीनों इक्वेशन से, ठीक है। यदि सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा हो तो नेट ये वाला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? अरे बोलो बोलो बोलो, इस प्यारे से मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। तो ये चीज़ आपको समझ आई? बोलो। एक प्यारा सा पुली का क्वेश्चन हो जाए इसी बात पर, प्यारा सा पुली का क्वेश्चन हो जाए इसी बात पर एक फुल्ली का क्वेश्चन हो जाए, फूली। उसमें कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक पुली है, तो कैसी पुली है? मासलेस, इसका कोई भी मास नहीं है, ठीक है। ये इस पर रोप है, इधर एक मास लटका हुआ है 5 kg का, इधर एक दूसरा मास लटका हुआ है 3 kg का। ये बताओ पुली किधर जाएगी? इधर 5 kg, उधर 3 kg, तो इस पर एक फोर्स लगेगा कितना? 5G मतलब 50 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू मैंने 10 ली, तो 5G मतलब 50 हो गया। 5G का फोर्स लगेगा ना, mg, भूल तो नहीं गए इस फोर्स को, mg ऊपर लगेगा। इस पॉइंट पर देखूँ तो इस पॉइंट से दूर भागता हुआ लगेगा टेंशन, तो टी इधर लगेगा भाई, ठीक है ठीक है। क्योंकि ये रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रोप सेम मीन्स टेंशन सेम, तो सारी जगह इस पर टेंशन टी लगेगी। अब इस मास पर भाई, मास यदि आपको ब्लॉक टाइप में दिख रहा है तो सिर्फ दिमाग में क्या इमेजिन करना है? उसको पॉइंट, क्योंकि एफबीडी बनाते समय अपने को कितनी भी बड़ी बॉडी हो उसको पॉइंट मास ही कंसीडर करना है, तो इसको पॉइंट कंसीडर कर लो। इस पर नीचे फोर्स लगेगा भाई 3G मतलब 30, इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स T। अच्छा। अब मुझे ये बताओ, इस वाले मास के लिए इक्वेशन लिखना चाहो, इक्वेशन यदि मैं लिखना चाहूँ किसके लिए? 5 kg के लिए, तो बोलो एफ नेट कितना होगा? तो भाई इसका एक्सलेरेशन आपको पता है, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये वाली रस्सी इधर ऐसे लिए नीचे जा रही होगी भाई, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा हो रहा है। तो नेट एक्सलेरेशन इसका इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ पॉजिटिव। तो 50 ऊपर क्या लग रहा है? T माइनस T इक्वल टू 5 into A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ विल चेक द इक्वेशन नंबर 2। तो T भाई इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? T -30 इक्वल्स टू 3 into A। अच्छा, कई बच्चों को ये भी डाउट हो जाता है कि सर इसमें 50 - T, इसमें T - 50 क्यों लिया? क्योंकि मैंने बोला मैं इस डायरेक्शन को, क्योंकि 50 kg इस डायरेक्शन में है ना, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा है, तो मुझे पता चल गया कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर उठेगा, मतलब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये इधर तो लिख रहा हूँ मैं 50 - T इस वाले ब्लॉक के लिए, क्योंकि मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना नीचे, तो ये वाला T किधर ले जा रहा है? इसको नीचे ले जाएगा अल्टीमेटली, तो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव। T -30 इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो T से D कट जाएगा, समझ गए ना आप? मतलब इस वाले दो चीज़ें लिखी हुई इसको इसमें ऐड करोगे तो 50 - T प्लस T -30 ऐसे ही ऐड करते हैं ना यार, कहीं ऐड करना तो नहीं भूल गए हो। 5 3 8, तो ये T से D गया जी, कहाँ गया जी? गया ये कहाँ गया? गया। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से अपन पुल्ली के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं पुली जी के। किसके? पुली जी के। तो ये बात आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो अपनी पुली है वो मासलेस है एंड स्ट्रिंग है वो भी मासलेस है। स्ट्रिंग और पुली का कोई भी मास नहीं है। यदि मास हुआ तो भाई हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यदि पुली का भी या मतलब स्ट्रिंग का भी मास हो गया तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। फिर आप नहीं बोल सकते कि यदि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो पुली सेम तो एक्सेलरेशन सेम, ऐसा तब नहीं बोल सकते। पुली सेम तो टेंशन सेम तब नहीं बोल सकते। हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी यदि पुली का कुछ मास हुआ तो। यदि पुली का कुछ मास हुआ तो हर पॉइंट की टेंशन अलग अलग होगी। आप हर पॉइंट की टेंशन T नहीं लिख सकते उस केस में। लेकिन आपको जो भी केस मिलने वाले हैं मैक्सिमम केसेस में नेट हो, नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम केसेस में आपको जो पुली और जो स्ट्रिंग है अपनी वो मास लेस ही मिलेंगी। तो आप T कंसिडर, मतलब पुली सेम तो टेंशन सेम, ये वाली बात आप कंसिडर कर सकते हो। एक अच्छा
इसको मैं थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक से बता दूं क्या आपको। ये 3 kg था, ये 5 kg था। अभी तक जैसे अपन इसको सॉल्व करते आए थे, अब क्या करते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ। यदि इसका एक्सेलरेशन निकालना हो, टेंशन नहीं निकालना हो, टेंशन निकालना होगा तो आपको वही दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि आपको एक्सेलरेशन पूछा हो तो क्या आप एक्सेलरेशन शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इधर कितना लगेगा 50, इधर कितना लगेगा 30। इसका नेट एक्सेलरेशन मुझे पता चलेगा इस डायरेक्शन में होगा, तो भाई ये वाला 50 तो नीचे, ये वाला 50 ऊपर जाएगा तो नेट। यदि मैं इसको ऐसे थोड़ा खोल के लिखूं तो और आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये हो गया 50, सॉरी ये 5 है, तो इधर है 50 फोर्स, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसमें ये 3 kg, तो इस पर इधर लग रहा है 30। तो नेट फोर्स यदि मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ भाई। इस पूरे सिस्टम पे बाहर से देखने पे कौन से फोर्स दिखेंगे आपको? ये 50 और ये 30, और नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि 50 वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ पॉजिटिव, इस वाली को -30 क्योंकि वो उस डायरेक्शन में लग रहा है। इक्वल टू मास कितना है सिस्टम का 8 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 20/8 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। क्या शॉर्ट ट्रिक काम आ गई? अरे बोलना बच्चे बोल, तो क्या कहता है इस बार। अच्छा एक चीज़ और आपको और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह बताऊँ मैं, यदि और अच्छी तरह बताऊँ आपको, यदि आपको इसको समझने में कुछ दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। देखो एफ नेट इक्वल टू मास, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होना चाहिए। मैं इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो एफ नेट बताओ मुझे पहले, एफ नेट किस डायरेक्शन में? तो 50 किस डायरेक्शन में? -I डायरेक्शन में, प्लस 30 किस डायरेक्शन में? +I की डायरेक्शन में, इक्वल टू टोटल मास सिस्टम का। मास तो कोई कैसी क्वांटिटी है भाई? यही मास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताओ 50I माइनस का प्लस 30I, इनको जब ऐड करोगे तो नेट वैल्यू आएगी -20I। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा -2.5I मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि कोई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछ ले तो ये देखने से आपको पता क्या चल रहा है, इसकी डायरेक्शन -I की डायरेक्शन में, तो -I की डायरेक्शन मतलब ये, और यही मैं आपको बता रहा था। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं, पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो आप? पॉजिटिव का मतलब यही होता है सिर्फ कि जिस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन माना था उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। इस बात को एकदम क्या बोलते हैं, उसको गांठ बांध के रख लो, ठीक है? एक पॉकेट में, एक पेपर में लिख लो कि यदि मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना है, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना, यदि वो पॉजिटिव ही आ गया, इनिशियली उसको कंसीडर किया था पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आ गया, तो जिस डायरेक्शन में माना है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। नहीं समझे? यदि मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जैसा कि अभी मैंने मान लिया था कि इस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना था, तभी तो 50 - 30 लिखा था, तो और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो आई भी क्या थी? पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना था कि पॉजिटिव आना चाहिए, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब जिस डायरेक्शन में माना था वो सही थी। अच्छा दूसरा केस में क्या मानता हूँ, इसी वाले में मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो आँख बंद कर ली कि 30 ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, मैं नहीं मान रहा, मैं तो ये मान रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया भाई। यदि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो 30 - 50 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? यदि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो 30 पॉजिटिव हो जाएगा, -50 हो जाएगा, इक्वल टू टोटल मास कितना है 8 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो -2.5 आ रही है। -2.5 आने का मतलब पता है आपको क्या है? -2.5 आने का मतलब ये है कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था ना, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तभी तो 30 - 50 लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन एक्चुअल में जो है जिस डायरेक्शन में मैंने माना है उस डायरेक्शन में ना होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सिर्फ एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब यही। इसमें मैंने ये मान लिया था कि भाई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब फाइनली एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा। बस इतना ही पता चल रहा है इसको, एक्सेलरेशन कोई नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट एकदम कोण जैसी सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके भाई, कोण जैसे सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आई जैसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आई जैसे भी मैंने आपको करके बताया।
ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई। ये एक मास है भाई 5 kg का, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स पुली है, इस पुली के थ्रू ये मास लटका हुआ है नीचे, और यहाँ पर जो नीचे मास है भाई यहाँ पर जो नीचे मास है, यहाँ पर जो नीचे मास है वो कितना होगा, वो मैं मान लेता हूँ कि वो है 3 kg का। मुझे ये बताओ सरफेस कैसी स्मूथ, सरफेस कैसी स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं। ये ब्लॉक नीचे जाएगा या पे इधर जाएगा। अभी वाले केस में क्या था, जो पुली थी जिधर मास ज़्यादा था उधर ही मूवमेंट हो रहा था, जिधर मास ज़्यादा था उधर ही मूवमेंट हो रहा था। इसमें बताओ 5 kg का मास ज़्यादा है, 5 kg का मास ज़्यादा है तो क्या इसका मूवमेंट इधर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसका मूवमेंट इधर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना 30 न्यूटन का, 3G मतलब 30 न्यूटन। लेकिन इसमें कोई पीछे फोर्स है क्या? बिल्कुल नहीं है यार, इसको पीछे खींचने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये पीछे जाएगा कैसे यार? मतलब इसको नीचे ही आना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे टेंशन इधर लगेगा, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो टेंशन हमेशा पॉइंट से दूर भागता हुआ लगेगा, और रस्सी सेम, स्ट्रिंग सेम, तो टेंशन सेम। यदि मैं सिर्फ एक्सेलरेशन पूछता आपसे, यदि मैं एक्सेलरेशन पूछता तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता। आप इस पूरे दोनों को मिला के एक सिस्टम मान लेते और आप लिखते एफ नेट इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पर? 30 न्यूटन, और टोटल मास है कितना सिस्टम का? 8 kg, 5 प्लस इंटू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आ जाती 30/8, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आपका आता। कोई दिक्कत इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेट जो एक्सेलरेशन आता भाई आपको समझ में आ गया कि 50/4 आता, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आता? इस डायरेक्शन में आता। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आता, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन यदि मैंने स्ट्रिंग का टेंशन भी पूछ लिया तब आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती। तो 3 kg के मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है 30 नीचे, और नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूँगा क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आना है, क्योंकि उस तरह तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन इधर ही आना है। तो इसको 30 - t इक्वल टू 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन। दूसरे वाले ब्लॉक के लिए t, इस पर सिर्फ टेंशन लग रही है, इक्वल टू 5 है। यदि आपको टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों में निकालनी हो तो देखो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये LHS को LHS में ऐड करोगे तो इधर बचेगा 30 और उधर बचेगा 8। तो ए की वैल्यू वापस हुई आ गई 15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अभी आ रही थी। और एक इक्वेशन ए की वैल्यू किसी भी जगह पुट कर दो, आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं इसमें यदि पुट कर दूँ तो 3 इंटू 15/2, यहाँ से सॉल्व करोगे तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी आप ये बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो जी कि सर ऐसी बात ऐसी है, मैं नहीं मानता जी। क्या नहीं मानता? मैं यदि इस वाले चीज़ को पॉजिटिव लेना चाह रहा हूँ, मैं यदि ये बोल रहा हूँ कि जो टेंशन है भाई, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन में ऊपर की डायरेक्शन मान रहा हूँ, तभी तो मैंने टी को ज़्यादा माना भाई, t - 30 किया, इक्वल टू 3 है, यही होगा। टेंशन क्योंकि इसमें इधर लग रही थी तो मुझे माइनस लेनी पड़ेगी, -t इक्वल टू 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन। अब यदि इसको सॉल्व करेगा तो t की वैल्यू माइनस में आएगी, -15/4। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि टेंशन आपने जिस डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आएगा, सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आएगी। तो यदि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में आपने माना है उस डायरेक्शन में ना होके और ये, अच्छा, ये t इक्वल टू -5 होगा। टेंशन तो इधर ही लग रही है और ये -5। कुल मिला के बात आपको समझ कि जिस डायरेक्शन में माना है उसके अपोजिट आपको मानना चाहिए था। यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, पॉजिटिव आ जाती, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है भी। कुल मिला के ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये वीडियो कितने मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे, यदि टाइम ज़्यादा हो चुका होगा तो। टाइम बहुत हो चुका है, 1 hour 9 minutes। थैंक यू सो मच।